ने जैसे पढ़ा कि भाई कंडक्टर्स पढ़े और क्या पढ़ा, इंसुलेटर्स पढ़े। कंडक्टर्स हम जानते हैं, उसको मुझे लिखाने की जरूरत नहीं। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। किस वजह से करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात खत्म हो गई, ये सबको पता है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इन द सेंस, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे तुम पेपर पीसेस लेते हो यार, क्या लेते हो? पेपर पीस क्या है बेटा? इंसुलेटर है, ठीक है। और ये न्यूट्रल दिखता है तुम्हें, ये क्या दिखता है? न्यूट्रल दिखता है। इसका मतलब हुआ कि भाई इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम जैसे मान लिया फ्रिक्शन से कॉम को चार्ज कर देते हैं, मतलब एक प्लास्टिक है जिसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज कर दे रहे हैं, ठीक है, बाय फ्रिक्शन। तो इस पर क्या आ जाता है बेटा? मान लिया एक एंड पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? इसके अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और इधर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये क्या चीज़ है, एक इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। तो इसका मीनिंग है कि जब हमने ये अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। एक तरीके से मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि मान लिया मैं इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूंगा, तो इसके एटम्स पोलराइज हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि लोकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है एटम के अंदर, ठीक है। जैसे एक सरफेस पर उसके पॉजिटिव और एक पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, ठीक है, तुमने कहा इंडक्शन हुआ, क्या हुआ? इंडक्शन या पोलराइजेशन हुआ। ये चीज़ें जो शो कर रहा है डाइलेक्ट्रिक ही तो है, लेकिन वो ये इंसुलेटर ही तो है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब वो इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस शो करें, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिनमें चार्ज अपीयर हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? अब वुड ले लो, वुड को अगर तुम रब करोगे तो वुड पर चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस शो नहीं करता उसको। अगर मान लिया एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया वुड को, तब भी वो पोलराइज नहीं होंगी, ठीक है। उस पर क्या नहीं, उसके एटम क्या नहीं होंगे, मतलब उन पर चार्ज अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहली डेफिनेशन ये तो लिखी कि वो इंसुलेटर्स जो क्या शो करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, जैसे जिन पर क्या हो जाता है? इंडक्शन की प्रोसेस, जैसे इसको इंडक्शन ही बोल दो, ठीक है। मीन्स क्या, और क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज दूर नहीं जाता, ठीक है, वो एटम में ही क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। वो मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब वो किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ ली। अब जो ये कौन होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जो हम बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर, ठीक है। अब वो दोनों में, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेकर चलूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन पोलर। ये मैंने लिया बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और इधर क्या ले रहा हूं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये रहे पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, ठीक, ये हटाई दे रहे हैं। जैसे तुमने एग्जाम्पल लिया नॉन पोलर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या लिया बच्चों? O2 मॉलिक्यूल। O2 जानते हो यार, इसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये रखो। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टूवर्ड्स वन एटम तो हुआ नहीं, तो इस पर कोई चार्ज अपीयर ही नहीं होता है। तो ये नॉन पोलर क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या ले लूँ? एग्जाम्पल HCl। क्या ले लूँ बच्चे? HCl। अब HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका मतलब लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, जिससे इस पर पार्शियल चार्ज आ जाता है नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर पोलरिटी अपीयर हो गई, कि इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज शिफ्ट हो गया, ठीक है, जिससे क्लोरीन पर नेगेटिव आ गया, उस पर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हुए। ये क्या हुए? ये इंसुलेटर ही है, लेकिन लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हो जा रहा है? चार्ज, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होगा भाई? नॉट इक्वल्स टू जीरो। डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू क्या? लेंथ बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, 2L लिखते थे। दिस इज नॉट इक्वल टू क्या? ठीक है, पोलर है ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ आई? अब इस पर चलते हैं। यार इसमें डाइपोल मूवमेंट पे चार्ज ही नहीं, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा।
ये तो मैंने दो जो डेफिनेशन समझाई वो किसको, मॉलिक्यूल को लेकर समझाई। अब वो बात करते हैं एटम्स की। क्या करते हैं? एटम्स की। अब एटम्स में तुम ले लो कोई भी एटम, आपने एक एटम लिया, तुम्हें पता है एटम जो है किससे, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये रहा न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड की फॉर्म में रहते हैं, जैसे वो कह देते हैं कि ऑर्बिट में है, लेकिन वो क्या मानते हैं हम? क्लाउड की फॉर्म। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। अगर उसका सेंटर निकाला जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या आएगा? इसके सेंटर पे आएगा। किसके? सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पर हम पूरा चार्ज क्या मान लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। ऐसे ही न्यूक्लियस में के अंदर कौन है पॉजिटिवली चार्ज? प्रोटॉन है। तो उसका भी सेंटर कहाँ आएगा? यही आएगा, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं? कंसाइड कर जाते हैं। तो ठीक है, वो उस पर कोई चार्ज का अलग अलग प्लेस है ही नहीं जहां पर अलग अलग दिखे जैसे वहां दिख रहे थे, ठीक है। तो इसलिए कि ये क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। इनमें पोलरिटी अपीयर ही नहीं हुई, इसमें क्या नहीं हुई? पोलरिटी अपीयर ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? पोलर डायलेक्ट्रिक की, तो पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या हो जाती है भाई? पोलर डायलेक्ट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है एक साइड, ठीक है। तो शिफ्ट जैसे मैं बात करूं यहां पर कहां शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लिया इसका किधर शिफ्ट हो गया बच्चों? थोड़ा सा लिटिल बिट इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो उसका न्यूक्लियस है उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो नेगेटिव चार्ज का, इधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर जाएगा? यहाँ पर लाई कर जाएगा। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर जाएगा? तो इसका मतलब देख रहे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस पर क्या चार्ज अपीयर होने लगेगा जैसे मॉलिक्यूल पर हुआ, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाता है? पॉजिटिव। और इस पर क्या? ठीक है, एक तरीके से एटम स्ट्रेच हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? स्ट्रेच। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है? एक साइड। तो ये भी क्या है? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उन एटम्स का जो क्या है? डाइलेक्ट्रिक के एटम्स हैं, जो किसके हैं? डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर एवरेज डाइपोल मूवमेंट देखा जाए, ये सब किसकी कब बात हो रही है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, एटम का अपना नेचर है ऐसा, ये अपना नेचर है मॉलिक्यूल का, ये अपना नेचर है मॉलिक्यूल का, ये अपना नेचर है किसका? एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं। हम दोनों बेसिस पर समझा रहे हैं, एटम एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म पे। तो ये मॉलिक्यूल का अपना नेचर है। अब तुमने कहा कि भाई सर इसका जो है डाइपोल मूवमेंट जीरो होता नहीं, तो एटम का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। लेकिन अगर इसको भी तुम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ठीक है, तो पूरा मान लिया मैंने एक स्लैब ले ली इस डाइलेक्ट्रिक की, जिसके अंदर इस टाइप के क्या है? पोलर एटम्स हैं। तो वो ऐसे ओरिएंटेड होंगे कि नेट डाइपोल मूवमेंट एवरेज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरा क्या लिया जाए, एक स्लैब ली जाए, तो उसका नेट डाइपोल मूवमेंट या एवरेज डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो। समझ गए? तो हमने पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को क्या पढ़ा कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं बच्चों? कंसाइड कर जाते हैं। और इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल्स लिखा दिए थे, ठीक है। बट ये मैंने सिर्फ O2 लिखाया था, बाकी एग्जाम्पल्स ही हैं। दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या नहीं करते हैं? कंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है? एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स किसकी वजह से? सिमेट्री ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होता? नॉट इक्वल टू जीरो। सौम्या, एग्जाम्पल्स क्या है इनके? H2O, HCl, NH3 वगैरह। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि भाई एक एटम तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो क्या नहीं करता है? वो क्या कर रहा है बेटा? पोलर बन गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी किस में? स्लैब में। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को ले लें, अगर मान लिया हम क्या ले रहे हैं, पूरा एक ग्लास H2O ले लिया, उसमें पोलरिटी अपीयर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो एटम, पर्टिकुलर एटम नॉन पोलर है, ठीक है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और एवरेज डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। थोड़ा सा लाइन है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो इतनी बात समझ आ गई? तो चीजें बहुत आसान है। नॉन पोलर को क्या बनाना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल फील्ड।
तो मैं एक पोलर बना दे रहा हूँ तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें पूरा फील आता रहे। क्या आता रहे बच्चों? ये रहा पोलर एटम, ठीक है। पोलर एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पर। पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर कहाँ लाई कर रहा है बेटा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पर। दोनों कंसाइड कर गए। ये हो गया कौन? कौन हो गया बेटा? पोलर, नहीं नॉन पोलर। ये कौन हो गया बच्चे? नॉन पोलर। अब इसको मैं किसी के इन्फ्लुएंस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या बना दूं? पोलर बना। अब मैं पोलर बना रहा हूं तो मैं भाई जाहिर सी बात है किसको शिफ्ट करूंगा बेटा? क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मूव कराऊंगा। अब मूव कौन करा सकता है इसे? तो मैं पता है कि इसको मूव करा सकती है कौन? एक्सटर्नल फील्ड। तो मैं जब एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा इस पर, ठीक है, किस पर? इस वाले पर। तो बेटा जब एक्सटर्नल फील्ड लगा ले रहा हूँ ये, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो टूवर्ड्स क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा अपोजिट टू द क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग लोकेशन पे लाई कर जाए। मान लिया यहाँ लाई कर, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्या? पॉजिटिव चार्ज वो अलग लाई कर जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएंगे? बोलो बेटा, जिससे ये पोलर बन जाएंगे, ठीक है। तो थे तो नहीं ना, एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही तो पोलर बने, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन समझ आया? पोलराइजेशन में तुम्हें क्या होते दिख रहा है बेटा? बताओ। एटम स्ट्रेच हो जाता है थोड़ा सा। क्या हो जाता है? स्ट्रेच। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है उधर। तो हमने ये लिखा द स्ट्रेचिंग ऑफ क्या? डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसके वजह से? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो कॉल्ड नॉन पोलर एटम्स बिकम्स क्या? सो डैट क्या हो जाते हैं वो? नॉन पोलर एटम्स बिकम्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन में ऐसा आता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो प्रोसेस आगे सब में हो चाहे किसी में, ठीक है। जैसे मैं H2O की बात करूं तुमसे, बेटा H2O किसका एग्जाम्पल था? नॉन पोलर का, ठीक है। ये बेसिकली अगर बात की जाए तो इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम बात करो किसका एग्जाम्पल है? पोलर का है, ठीक है। अब क्यों है पोलर का? क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है। ये शायद तुमने किस में पढ़ा होगा? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो ना, कि इस शेप के होते हैं, ट्राइगोनल और ये सब, तो उसमें लीनियर शेप नहीं होता इसका। नॉन लीनियर शेप की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। तो एक डाइपोल इधर आया तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये आएगा। अब इसमें क्या बात हो रही है? अगर एवरेज निकाला जाए बेटा, क्या निकाला जाए? वो लाइन देखी थी नॉन पोलर में लिखी हुई, लिखी थी कि भाई जो क्या है, पोलर जो हैं उनका एवरेज अगर निकाला जाए, उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब देखो, अकेले बेसिस पर कैंसिल नहीं हुए। देखो इसका दिख रहा है डाइपोल मोमेंट, है ना, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? देखो बेटा, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई कैसे है, ऐसे। अब तुम इनमें क्या करोगे? क्या लगाओगे? एक्सटर्नल। तो सब क्या कर जाएंगे? एक ही साइड में लाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक ही साइड में लाइन हो जाएंगे। अब एक साइड में लाइन हो जाएंगे तो जीरो तो नहीं रहेगा डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या हुए कि पूरे एक गिलास पानी का डाइपोल मोमेंट एवरेज क्या था? जीरो था, जबकि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक थे बेटा। क्या थे? लेकिन एवरेज वैल्यू क्या थी? जीरो। अगर एटम देखोगे, H2O का एक मॉलिक्यूल देखोगे, वो क्या है? वो है पोलर। एवरेज देखोगे पूरे ग्लास को तो जीरो है। अब उसको हमें क्या करना है? पोलर बनाना है। पोलर करना है तो क्या लगाएंगे? अब जो ग्लास में पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ जाएंगे? सेम डायरेक्शन। और सब क्या हो जाएंगे? ऐड। भाई वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ऐड हो जाएंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो अब ये कौन था? पोलर हो नॉन पोलर किस लेवल पर? नॉट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे तो पोलर ही है। ऑन द बेसिस ऑफ वन ग्लास कुछ अमाउंट लेते हो तब, ठीक है। तो देखो पूरी अगर फिजिक्स समझनी है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं, जैसे ए बच्चों, किसी एटम को तो मैंने दिखा दिया, अब उन्होंने पूछ लिया, मान लिया मॉलिक्यूल, तो भाई मेरा काम क्या है? उससे मैं सेटिस्फाई करूं। लेकिन कोई सोचे तो, कोई सोचे तो, ऐसा नहीं है तो मैं आंसर। कंडक्टर्स किस में बच्चे?
कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रखे। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाओ, क्या लगाओ बच्चों? एक्सटर्नल फील्ड क्या लगाओगे? एक पॉजिटिव प्लेट लोगे और एक क्या लोगे भाई? तो हमने ये एक पॉजिटिव ले ली और एक क्या ले ली बेटा? नेगेटिव। और इस पर क्या एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हम इसे कौन सा चार्ज देंगे? मान लिया इसे कौन सा देंगे, तो इस पूरी प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? इस पर कैसा होगा? अब इसमें मैं क्या रखने वाला हूँ? एक कंडक्टिंग स्लैब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो मैंने इसके अंदर क्या रख दी? एक स्लैब रख दी, ये रहे, ठीक है। अब इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दो। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्यूमुलेट हो गए आकर? इधर क्या छोड़ा है? इतनी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये चार्ज कौन सा था? ये गिवन था बेटा। ये कौन सा था भाई? एक्सटर्नल चार्ज ही तो है, तो ये चार्ज था हमारा गिवन, ठीक है। अब हम अगर बात करें, ये गिवन चार्ज है, ये बताओ इस चार्ज की वजह से यहां पर कौन सी फील्ड होगी? यहां पर एक्सटर्नल फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड को मैं किससे लिख दूंगा? ई नोट्स। तो बताए इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इधर आ गए। इस फेस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया? नेगेटिव इंड्यूस दिखाया मैंने। इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ है? प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है। क्यू आई से लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका मतलब है ये वाला जो चार्ज है ये कौन सा है बच्चों? इंड्यूस। इसका मतलब ये तो कौन सी फील्ड थी? एक्सटर्नल। अब इसमें फील्ड कौन सी इंड्यूस हो गई होगी? लिख दिखा दे रहा हूं एक चार्ज और, ठीक है। कौन सी इंड्यूस हो गई होगी बेटा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं किससे लिख दूंगा? बोलो। अब इस कंडक्टर के अंदर कितनी फील्ड है? ठीक है। अब जब भी मैं कहीं पर भी एक से ज्यादा फील्ड होती है, कौन सा प्रिंसिपल लगाता हूं? अबे कौन सा प्रिंसिपल लगाता हूं एक से ज्यादा फील्ड होती है तो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? बोलो। वेक्टर सम होता है बेटा, किसका? दोनों, जितनी फील्ड उसके अंदर होती है। कितनी फील्ड है? कौन कौन सी? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एक ही फील्ड थी, एक्सटर्नल वाली, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब इनके बीच में एंगल 0 हो तो a प्लस बी कर देना, एंगल 180 हो तो क्या कर देना? अब मुझे क्या करना चाहिए? सबको पता है क्यों करना चाहिए? वैसे अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मुझे ये क्या लिखना चाहिए बेटा? ई नॉट माइनस क्या? ई आई। ई आई का मतलब समझते हो? इंड्यूस। तुम्हें पता है कि जो गिवन चार्ज है एक्सटर्नल, वो किसके बराबर है बेटा? क्यों? अब देखो भाई, वही सेंटेंस हमारे बेस को क्या कर रहा है? आगे प्रमोट कर रहा है। वही बेस कि भाई कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? लेफ्ट फेस पर। तो उतने ही आएंगे जितना क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जो हमारा एक्सटर्नल चार्ज है वो किसके बराबर होगा? इंड्यूस चार्ज के बराबर। कंडक्टर्स में अगर ये तुम्हें प्रूव करना है तो मेरे चार्ज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें जाना, मैंने लिखाया है कि चार्ज इंड्यूस कितना होता है? Q इंड्यूस इक्वल्स टू Q1 माइनस 1/K। फॉर मेटल्स के लिए K क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या फॉर्मूला लिखाया था Q इंड्यूस का? बोलो। Q1 माइनस 1 क्या? K। कंडक्टर मतलब मेटल, और मेटल के लिए क्या होता है बेटा? K क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/infinity इज 0। इसका मतलब 0, ये 1 रह गया और ये क्या आ गया? प्रूफ हो गया। Q इंड्यूस किसके बराबर होता है? Q एक्सटर्नल के। किस केस में? कंडक्टर्स के, ठीक है। किसी का भी ऐसा नहीं है जिसका बेस ना हो। तो यहां से ये जब बराबर होगा तो एक्सटर्नल फील्ड किसके बराबर हो गई? बोलो बेटा। इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? तो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो गई? 0। प्रूफ हो गया। यही चीज तुमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ी थी। इनसाइड कंडक्टर फील्ड क्या थी? 0। लेकिन यहाँ पर एक फील्ड लेना बहुत जरूरी है, हमें डाइलेक्ट्रिक को रखना है। अब डाइलेक्ट्रिक में 0 नहीं होगी, तुम खुद ही बताओ, कॉमन सेंस है। डाइलेक्ट्रिक में क्या नहीं होगा? इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब डिवाइड करोगे 1 में से कुछ कम हो जाएगा, इसका मतलब ये लेस हो जाएगा। जो इंड्यूस चार्ज है वो एक्सटर्नल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फील्ड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब वो कैंसिल, इसका मतलब इनसाइड क्या? डाइलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। तो पहले तो तुम इतना पढ़ो, ठीक है।
नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को हम किस में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या होता है, एटम क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो एटम स्ट्रेच हो गए थे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये एटम क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए। अब इस पर पार्ट, एक साइड क्या सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और दूसरी साइड, तो इधर कैसा आया, इस टाइप से चार्ज आया ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये पोलराइजेशन हो गया। अब पोलराइज होने के से क्या हुआ भाई, बोलो, जो चार्ज क्या था, इनसाइड बाउंड्री दिखा रहा हूं, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, इनसाइड बाउंड्री वाला। क्यों, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब लेफ्ट फेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, लेफ्ट फेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कौन सा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला कौन सा है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू इंड्यूस, और इस पर क्या हो गया है, प्लस क्यू इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब इंड्यूस चार्ज क्या होता है कि जैसे भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से जो इंडक्शन की प्रोसेस से होता है। हमने जब पेपर पीस में जैसे क्या किया था, एक चार्ज रॉड लेकर आए थे, तो क्या आ गया था, जो इंड्यूस का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी पहले से नहीं है वो किसी के इफेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसे इंडक्शन से कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन। और उसे जो चार्ज इंड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस। पहले ये तो नॉन पोलर थे, क्या बन गए थे ये, पोलर। ये प्रॉपर्टी इंड्यूस की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए चार्ज को क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस चार्ज। तो ये जो चार्ज इधर नेगेटिव फेज पर हुआ, इधर पॉजिटिव, इसने क्या जनरेट कर दिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, इंड्यूस फील्ड हो गई, और वो पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव। किससे लिखेंगे इसे हम, ई आई से। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी फील्ड आ गई, दो फील्ड। तो हम क्या लिख देंगे भाई, डाइलेक्ट्रिक को जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, किस में रखा, ठीक है, आने दो नमूनों को सबको, बैठो तुम, बुलाता हूँ सब। चलो भैया अंदर से चलो, बैठ कर आराम कर रहे हैं, चलो भैया। अदिति अभी नहीं लौटी, क्या हो गया, अरे बाप रे, इतनी तबीयत खराब। सौम्या से डाउन, चलो भी देखो, दिनुल इसी साल देना बोर्ड नहीं, डाइलेक्ट्रिक इन किस में, एक्सटर्नल फील्ड में। तो जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, एटम्स क्या हो गए थे बच्चों, पोलराइज, कि मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पोलराइज हुए, तो मैंने दिखाया इनसाइड द बाउंड्री जो चार्जेस हैं वो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन लेफ्ट फेस पर डाइलेक्ट्रिक की और राइट फेस पर क्या हो गया है, चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब इस इंड्यूस चार्ज से क्या जनरेट हो गई भाई, इंड्यूस फील्ड, एक एक्सटर्नल थी। अब डायपोल के अंदर दो फील्ड है और दोनों के दोनं कैसी हैं, अपोजिट है। तो मैंने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वैसे तो तुम वेक्टर सम करते, लेकिन अपोजिट होने की वजह से इन्हें क्या कर देते हो भाई, बोलो, ई नॉट माइनस क्या, ई इंड्यूस। अब ये पता है कि इसके अंदर क्या हुआ भाई, एक्सटर्नल चार्ज जो है वो किससे ज़्यादा है, इंड्यूस से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखो प्रीवियसली पढ़ा था, जब कंडक्टर्स थे तो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, वो मूव करके आ जाते थे, तो जो एक्सटर्नल चार्ज था वो इंड्यूस के क्या होता था, बराबर। लेकिन पोलराइजेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक्सटर्नल हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कौन ज़्यादा हो गई, एक्सटर्नल फील्ड किससे ज़्यादा हो गई, इंड्यूस फील्ड से। अब इसका मतलब ये तो ज़ीरो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये फील्ड जो है क्या हो गई। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चला कि जब डाइलेक्ट्रिक को किसके अंदर रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो नेट फील्ड ज़ीरो नहीं होती है। जबकि डाइलेक्ट्रिक को किस में रखते हैं, कंडक्टर्स को रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में,
मतलब देखो हमने यहाँ क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, फील्ड जीरो नहीं है श्रेया, ठीक है। फिर हमने किसको रखा है अब, डाइलेक्ट्रिक को, तो फील्ड जीरो नहीं है। पिछली बार किसको रखा था, कंडक्टर को, फील्ड क्या हो गई थी, जीरो। क्यों हो गई थी, एक्सटर्नल चार्ज इंड्यूस के इक्वल था, एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस के इक्वल थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। अब ये फील्ड बच गई, वहां पर एक्सटर्नल खत्म हो गई थी, यहाँ थोड़ी बच गई, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड फील्ड। क्या बोल दिया, रिड्यूस्ड फील्ड। इतनी मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब रिड्यूस्ड फील्ड के बाद एक रेशियो निकालना था। क्या निकालना था, रेशियो। किस किस का, देखो मैं रेशियो निकालना हूं एक्सटर्नल फील्ड का अपॉन क्या, रिड्यूस्ड फील्ड का, ठीक है। इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको किससे लिख रहे हैं, एप्सिलॉन आर से लिख रहे हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हम मार्क करते थे, क्लियर हो गया। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, बोलो, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड। जबकि ये टर्म हमारा कूलम लॉ में आया था, लेकिन वहां डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर डाइलेक्ट्रिक को ही डिफाइन नहीं किया था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर देते। अब क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि भाई सिंस एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है बच्चों, हमेशा ग्रेटर होती है रिड्यूस फील्ड से, दैट्स वाई क्या होता है, सो के इज ग्रेटर देन 1, किसके लिए, फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने किसके अंदर रखा, बोलो, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो वो पोलराइज हो गया। क्या हो गया, तो भाई कोई डाइलेक्ट्रिक कम पोलराइज होगा, कोई ज्यादा पोलराइज, तो उस एक्सटेंट को या उसकी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्या कहते हैं, भाई तुम कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो उसका क्या पढ़ते हो, उसका इंटेंसिटी पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, तो मेजरमेंट करते हो। तो उसी टाइप से हम एक टर्म लेकर आए जिसको हमने क्या बोला, पोलराइजेशन क्या, वेक्टर। क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी है सबसे पहले, क्या है भाई, तो विच डिस्क्राइब, जो क्या करती है, एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज, कितने पोलराइज हुए, कम पोलराइज हुए या ज्यादा पोलराइज हुए, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया। अब उन्होंने कहा भाई जब स्टडी कर रहे हो तो मेजर भी करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, मेजर। तो मेजर कैसे किया उन्होंने, देखो, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो गया, बोलो, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैपिटल पी से लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं, कैपिटल पी से। तो भाई डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर। ये कैपिटल पी है बच्चों, और ये कैसा पी है, स्मॉल पी है, ठीक है। अब सुनो जरा, मैंने ये जो चीज तुम्हें पोलराइज करके दिखाया है, ये किसको पोलराइज करके दिखाया है, बताओ। एक स्लैब है जिसकी जो थिकनेस है ये डी है, ये क्या है भाई, डी है, और ये जो प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट कुछ इस शेप की होती है, ऐसी थिन प्लेट है। तो इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, भाई जो आप ये बनाओगे, ये जो स्लैब दो प्लेट्स रखोगे वो ऐसी होंगी, और इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक होगा। क्या होगा, कुछ इस टाइप से, देखो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या है, थिक प्लेट्स। क्या है, थिक प्लेट। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, तो प्लेट का एरिया एंड द थिकनेस ऑफ स्लैब, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब एक सैंडविच हो गया है ये। क्या हो गया है, कौन है ये, एक प्लेट, एक ब्रेड, ये कौन सी है, दूसरी ब्रेड, और ये बीच में क्या है, हाँ जो भी, ठीक है, समझ गए। तो ये समझ गया वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ओके चलो चलते हैं। सैंडविच सुन के मुंह में पानी आ गया है, खाने पीने के अलावा कुछ करते हो तुम लोग। तो इस प्लेट का एरिया क्या हो गया बच्चों, ए। तो हम वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इसको बताओ, बोलो ना, Q इंटू क्या होता है, L के जगह हम क्या कर देंगे, D, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमने D मानी है। किस किस के इंड्यूस चार्ज के बीच की, देखो माइनस क्यू एंड किसके बीच, प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ही तो लिखते थे। और वॉल्यूम को क्या लिखोगे, A इंटू क्या,
डी। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब ये क्या हो गया, Q अपॉन ए। ठीक है, अगर तुम देखो तो चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या हम, पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। और किससे मार्क कर देते हैं, सिग्मा आई से, क्योंकि ये इंड्यूस हुई है। ये क्या हुई है, चार्ज इंड्यूस हुआ, डेंसिटी इंड्यूस हुई। ठीक है, तो एक तरीके से जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, किसके, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड पोलराइजेशन वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर को और कैसे लिख सकते हो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि भाई ये तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, मैं क्या पोलराइजेशन वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज अ पोलराइजेशन वेक्टर। अब जरा डेफिनेशन देखो क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैं कहूँ कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो एक्सटेंट है जिससे वो पोलराइज, एटम्स पोलराइज हो रहे हैं। एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है भाई, पी है, और यूनिट वॉल्यूम में जो एटम्स कितने हैं, एन है। तो मैं पोलराइजेशन वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। होगी यूनिट, पता है, एक तो मान लिया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हें कितने पता है, स्मॉल एन, और क्या पता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। तो पोलराइजेशन वेक्टर कैसे निकाल दोगे, वही एन इंटू क्या करके पी, वो छोड़ो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो लिसन, ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, और इसमें भी दो प्लेट्स यूज हुई हैं जैसे हम कैप्स्टर में देख रहे थे। ठीक है, और इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक फिल है। अब ये चार्ज हो चुका है, पता है, अगर तुम इसे टच करोगे तो इसको तुम्हें क्या, तुम्हारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होगा, तुम्हें क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक है, देखो हुआ, ये चार्ज क्या हो रहा है, एकदम से डिस्चार्ज हुआ है। ये भी फिनोमेना है, तुम देखा जो लाइटनिंग वगैरह होती है वो क्यों होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज जब क्या होता है, डिस्चार्ज होता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क। तो इसे भाई ये जो कैप्स्टर था इसके अंदर क्या स्टोर हो गया था, ठीक है, चार्ज स्टोर हो गया था। जब मैंने क्या किया, उसको टच किया तो चार्ज क्या हुआ, करंट की फॉर्म में फ्लो हुआ या डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, इसीलिए उससे क्या प्रोड्यूस हुई, स्पार्क। ठीक है, जिससे तुम अगर लार्ज अमाउंट में हो तो लाइटनिंग बोलते हो। अब यार कैप्स्टर या कंडक्टर, अब सुनो बेटा, कैप्स्टर भी चार्ज स्टोर करता है और कंडक्टर भी करता है, तो दोनों ही क्या हो गए, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हो गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड कैप्स्टर, कोई बताएगा। कंडक्टर क्या है, इट इज अ सिंगल, कोई भी सिंगल कंडक्टर को हम कंडक्टर कहते हैं, मतलब सिंगल डिवाइस को बोल सकते हैं। जैसे मैं एक प्लेट ले लूँ, क्या ले लूँ, एक प्लेट ले लूँ, वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। जैसे मैंने एक स्फीयर लिया था, क्या लिया था, स्पेरिकल कंडक्टर। ठीक है, उसको चार्ज कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, देखो ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड कंडक्टर बेटा, इसको चार्ज स्टोर करा। लेकिन मैं दो प्लेट ले लूँ, क्या ले लूँ, एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या कर दूँ, तो ये एक सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया, सिस्टम। इसको मैं क्या बोलूँगा, कैपेसिटर। तो फर्क नजर आया तुम्हें, एक क्या चीज़ बच्चों, कंडक्टर है, इस पर मैंने क्या स्टोर करा दिया, चार्ज। लेकिन मैं क्या ले लूँ अगर, पेयर ऑफ कंडक्टर, एक बड़ा स्फीयर और एक क्या, तो इस पर मैं चार्ज इंड्यूस करा दूं इसकी आउटर सरफेस पे कितना नेगेटिव, वो मैं किससे कराऊंगा, अर्थिंग करके। क्या करके, अर्थिंग करके। तो नाउ दिस इज अ पेयर ऑफ टू स्पेरिकल कंडक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर और कंडक्टर में फर्क नजर आया बच्चों। ठीक है, सिंगल मीन्स कंडक्टर, पेयर में जब होंगे तो कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर रहा है, तो कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो चार्ज तो कंडक्टर भी कर रहा था भाई। सुनो बेटा, भाई जब काम कोई पेयर में होता है तो क्या ग्रो करते हैं इंसान, तो इसीलिए वो क्या करते हैं हम क्या, इसीलिए नहीं दे रहा था देखो कहते नहीं है कि जैसे वो एग्जाम्पल तुमने सुना होगा कि भाई हर कामयाब शख्स के पीछे क्या होता है, एक दूसरे बंदे का हाथ होता है। जरूरी नहीं है क्या नहीं है, जरूरी वो लड़की हो, जरूरी नहीं है कि वो लड़की हो।
मतलब दो लोग मिलते तब ज्यादा ग्रो करते हैं, तो इसका मिलकर चलना चाहिए। मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, सही है। चलो इधर देखो, तो बेटा क्या होना चाहिए कि साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि क्या करें, ग्रो करें। इसीलिए सिंगल कंडक्टर पे चार्ज क्या होता है, कम स्टोर हो पाता है। इसीलिए हम क्या लेकर आए, एक और पेयर बनाया जिससे चार्ज क्या हो, ज्यादा स्टोर हो। चलो ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, सही है। किसी भी कैपेसिटर की या कंडक्टर की चार्ज क्या होती है, स्टोरिंग एबिलिटी होती है। क्या होती है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। कोई कम स्टोर करता है, कोई ज्यादा। वो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया भाई, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एट गिवन वन। मतलब क्या हुआ कि किसी की एबिलिटी चेक करोगे तो वोल्टेज क्या लगोगे, पर्टिकुलर अप्लाई करोगे। जैसे भाई दो लोगों की कैपेसिटी चेक करनी है, कौन ज़्यादा खाना कर रहा है, तो आप दोनों को सेम टाइम दोगे। क्या दोगे कि तुम्हें हाफ एन आवर दिया जा रहा है भी, कितना कौन ज़्यादा खा सकता है। मान लिया कोई उड़ा गया क्या 8-10 क्या चपातियाँ उड़ा गया, किसी बेचारे ने 2 ही खाई, तो भाई टाइम का डिफरेंस पे ही तो डिपेंड करेगा, सेम होगा जब। ठीक है चलो इधर। अब हम किसको, भाई हमने कहा कि कंडक्टर या कैपेसिटेंस। एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, किसको चार्ज कर रहे हैं, कंडक्टर। कंडक्टर में कैसे ले रहा हूं बच्चों, स्फेरिकल। कैसा ले लिया। अब मैं इसको जब चार्ज करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, तुम बताओ, बोलो। मैं इसे क्या दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। क्या दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज। मैं एक कैपेसिटर की भी बात कर रहा हूं, चलो साथ साथ दोनों ही ले लेते। ये क्या है बच्चों, एक कैपेसिटर है जिसको मैंने क्या किया, चार्ज विद द हेल्प ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पर क्या स्टोर हो गया, चार्ज। इस पर भी चार्ज। बेटा इस पर भी मैं क्या अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब ये बताओ, मैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो Q क्या हो गया यहां से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो गया, डायरेक्टली। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हटाते हो क्या आता है बच्चों, एक कांस्टेंट आता है। यहां पर उस कांस्टेंट को किससे मार्क करते हैं हम, C से। ठीक है, C यहां पर क्या हो गया, कैपेसिटेंस। क्या हो गया, तो C इज व्हाट, इक्वल्स टू Q अपॉन कितना बच्चों, V, एंड दिस इज कॉल्ड, बोलो। दो वर्ड यूज करेंगे, कैपेसिटी और, बोलो, कैपेसिटेंस ऑफ क्या, कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और देखो ये यहीं से पूरा सिनेरियो तैयार होगा। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और क्या बेटा, कैपेसिटर। सुन लो ये, अब ये बेटा यहीं से बेस बन रहा है। ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, एक बात ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला जो होगा बेटा दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। किस किस के, बोलो, कंडक्टर के लिए और किसके लिए, बात क्लियर हो गई है ना। अब यार इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। अब यूनिट पता है क्या होती है, देखो वैसे तो कूलम पर क्या लिखते हो भाई, वोल्ट लिखते हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड। जैसे तुम किसी को क्या लिखते थे, एम्पियर को भी क्या लिखते थे, कूलम पर क्या, सेकंड, लेकिन नेम क्या देते थे, एम्पियर। तो ये जो यूनिट्स डिसाइड की जाती हैं ये एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है भाई, एसआई यूनिट। लेकिन ये यूनिट का नेम जो है वो किसके बेस पर दिया जाता है, जो फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट होते हैं उनको ऑनर देने के लिए, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो गई भाई, बोलो, फैरेड हो गई। ठीक, अब सुन लो जरा, एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, कैपेसिटर और कंडक्टर दोनों ही चार्ज स्टोरिंग क्या होती हैं, डिवाइस होती हैं। सिंगल कंडक्टर, मिंगल मीन्स पेयर में जब होंगे तो में है तो कैपेसिटर। अब सुनना जरा, तो भाई दोनों के अंदर क्या होगी, एबिलिटी किसकी, चार्ज स्टोरिंग।
दोनों का क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। अब मैं दोनों के लिए जनरल रखा हुआ हूं यहाँ। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू अगर मैं किसकी रख दूंगा, कंडक्टर की, तो ये किसका कैपेसिटेंस निकल कर आएगा। ये वैल्यू अगर मैं किसकी रख दूंगा तो ये किसका निकल कर आएगा, वो अलग अलग आएंगे, वो अलग अलग आएंगे। अब यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको बायफरकेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, मैं पहले पोटेंशियल किसके अक्रॉस रखूंगा, स्फेरिकल कंडक्टर के अक्रॉस। तो मुझे बता सकते हो कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑन अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। यस, के क्यू आई, कौन सा आर, कैपिटल आर लिखा था ना, वो मैं रखूंगा, तब ये कैपेसिटेंस किसका बन जाएगा, कंडक्टर का। और कैपेसिटर का क्या होगा, वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता होती है, कितनी होती है बताओ, सिंगल प्लेट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब दो प्लेट हो जाती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्यों, दोनों ऐड हो जाते हैं। फील्ड आ गई, डी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, V इक्वल टू ई डी। यार ये पढ़ा था पोटेंशियल में, V अपॉन डी, V और E का रिलेशन, तो V क्या होगा बोलो, ई डी। ठीक है, हाँ वो माइनस साइन सिर्फ क्या बताता था, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो ये होगा, जब ये वाला पोटेंशियल रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। तो कोई कंडक्टर दिख रहा है नहीं, ये कैसा है बच्चों, मतलब चार्ज्ड है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी है, तुम्हें पता है सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, और के की वैल्यू भी पता है, 1 अपॉन कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यार सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, क्यू अपॉन क्या, वी। मैं वी की वैल्यू रख दूंगा, कितनी रख दूंगा बोलो, के जगह क्या रख दूं, और यहाँ क्या, क्यू अपॉन क्या, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर, ये वाला जो पार्ट है वो न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, नॉट कैपेसिटर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, यूनिट तो पता ही है, यहां से पता चल गया ये कैपेसिटेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, फॉर किसके लिए बात करूं, किसके लिए मैं, मीडियम के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए। तुम्हें पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम के लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आ जाएगा, आर। तो ये कैपेसिटेंस किसके लिए आ गया, मीडियम के लिए। तुम चाहो तो क्या निकाल सकते हो, रेशियो, किस किस में, कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब वैक्यूम है, ठीक है, और एक मीडियम है, तो कितना आएगा रेशियो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के बचेगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या हो रहा है बच्चों बोलो, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है यहाँ पर, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब भाई डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं हम, कोई तो वजह होगी। तो इसलिए क्या है, सब क्या करा रहे हैं हम, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, तो विद डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वरना क्यों यूज करोगे अननेसेसरी। बात समझ आई। इन्होंने जैसे मैडम ने पूछा था क्या, कि डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो यूज पता चल गया, वो क्या बढ़ा देता है, कैपेसिटेंस। अब तुम्हें कुछ बातें ऑब्जर्व हो गई कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसके रेडियस पर मतलब साइज पर, दूसरा किस पर, प्रेजेंस ऑफ किस पर, मीडियम। अब सुनते रहना बातें। इट डिपेंड्स ऑन शेप। देखो थिन जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है इसके लिए अलग होगा, कोई और शेप का कंडक्टर लेंगे उसके लिए पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो वो बदल जाएगा। तो शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर, वो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तीसरा किस पर, सराउंडिंग मीडियम पर, वो कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ये कहाँ से दिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर। ठीक है, तुम्हें पता है कि जैसे भाई हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे साथियों पे भी क्या करती है, जो हमारे सराउंडिंग में, उन पर भी डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या भाई, दोस्त भी क्या करने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, और नहीं बना सकते तो उन्हें ही अच्छा करो जो साथ में है।
ताकि वो मिलकर हम क्या करें, आगे पढ़ाई करें। तो बताओ यहाँ पर कैसे ये डिपेंड कर रही है। जस्ट हम देखो यही जो भी आंसर दे रहे हैं लॉजिकली साइज पे डिपेंडेंसी दिखा दी, नियर मीडियम की प्रेजेंस पे दिखा दी, ठीक है, 2 हो गई। शेप पर दिखा दी कि भी पोटेंशियल बदल जाएगा। ऐसे ही इस पर बताओ प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर्स, तो उससे क्या मतलब हुआ यार, बढ़ते हुए दिखाओ ना। यहाँ देख रहे हो बढ़ते हुए दिखाया मैंने, यहाँ बढ़ते हुए दिखाया, ठीक है, तो वो भी बढ़ते हुए वी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई, क्या करते हो कि जब तुम कंडक्टर को लाओगे तो एक तो अपने वजह से पोटेंशियल और एक दूसरे की वजह से भी पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि वो भी चार्ज होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल बढ़ जाएगा या बदल जाएगा जो भी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बदलेगा। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, नियर बाय कंडक्टर। क्लियर हो गया, चारों फैक्टर काउंट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद किस किस पे डिपेंड नहीं करता, अब चार्ज पे क्यों डिपेंड नहीं करता। जो भी क्वांटिटी ऐसी आती हो फॉर्मूले में कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा हो तो उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है। देखो क्यों बढ़ाओगे, ये बढ़ाया ये भी बढ़ जाएगा, जब दोनों बढ़ गए रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो राइज ऑफ पोटेंशियल पे भी नहीं डिपेंड करता और चार्ज पर भी नहीं करता, जबकि वो प्रेजेंस दिख रही है, दोनों की डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन एक के बढ़ने से दूसरा भी, जिससे रेशियो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब किस पर, चार्ज गिवन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए राइज इन पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता। और किस पे डिपेंड नहीं करता, जिस मटेरियल से वो बना है उस पर भी नहीं, ठीक है। तीसरा थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ये बातें समझ लो। थिकनेस ऑफ कंडक्टर मतलब इस पर भाई थिक लो या क्या लो, थिन लो, चार्ज जितना स्टोर होगा उतना ही स्टोर होना है, ठीक है। और दूसरी चीज नेचर ऑफ मटेरियल जिसका ये बना है। अब 2 बातें आ गई यहाँ पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर जो भी स्लिप ऑफ टंग, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो 2 मटेरियल आ रहे हैं यहाँ, एक डाइलेक्ट्रिक आ रहा है और एक कौन आ रहा है, खुद कंडक्टर। तो कंडक्टर के मटेरियल पर नेचर पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए भाई बात, ठीक। तो ये मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ किसका है, ये जो हमने कंडक्टर यूज किया है, होना कंडक्टर ही चाहिए बस, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करेगा, किस पर, जो डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो, ठीक, जिसका बना है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा और उसके कंडक्टर की थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो तो चार्ज स्टोरेज पर डिपेंड करेगा ना कैप्सन। कहानी ऐसा नहीं है कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, इसका फिजिक्स सही है, हर लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई, तुमने इसे चार्ज किया, तुमने क्या किया, तुम कहोगे कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस निकालो, तुम कल कहोगे किसको चार्ज करेंगे, कैपेसिटर को, तो उसका कैपेसिटेंस निकालो। अब जब हमने चार्ज किया ना, चार्ज करने से हमें वर्क डन करना पड़ा, क्या करना पड़ा, क्या करने में, चार्ज को भेजने में, किस पर, डिवाइस पर। भेजा कहाँ से, सोर्स से, कहाँ से, बैटरी से, कहाँ से भेजा था, तो वो वर्क डन गया कहाँ, स्टोर हो गया एनर्जी की फॉर्म। जब भी वर्क डन करना पड़ेगा तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की। अब हमें इसको कितना स्टोर हुआ वो निकालें, ठीक है। तो देख रहे हैं भाई, तो देख रहे हैं एक कनेक्टिविटी है, क्या है भाई, कनेक्टिविटी। तो हमने क्या करना है, अब ध्यान रख लो, एक बात बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस पोटेंशियल एनर्जी किसकी पढ़ा रहा हूँ मैं, दोनों की। किसकी पढ़ा रहा हूँ, देखो एक किसकी और किसकी, कैपेसिटर की, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार मैंने उससे अकेले फाइंड कर लिया, क्योंकि आगे मैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करूंगा तो वहां से कैपेसिटर की ही बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, कैपेसिटर की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर। तो मैंने दोनों को क्या की गई होगी भाई, एनर्जी सप्लाई की गई होगी, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा। वर्क डन कैसे निकालूंगा भाई बताओगे, दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। बताओ, चलो मैं इस पर बना देता हूँ, छोटू सा, क्या भाई, सोर्स से क्या सप्लाई कर दी भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज गया, फ्लो हो गया, इस पर स्टोर हो गया जाकर, क्यों, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता है
कहीं से यार तुम बाहर से थोड़ी ना उठा के लाओगे, तुम्हें तो वहीं से उठाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड होता है। इससे क्या निकल सकता है? ठीक है, अब सुनो, जब ये तुम वर्क डन निकालोगे तो पहले स्मॉल वर्क डन करो। क्या करोगे? तो हमने क्या लिखा देखो, बैटरी सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना सप्लाई किया है? टू अ कैपेसिटर एट किस पर? वोल्टेज V पर। जब हमने उसको V वोल्टेज दिए, ठीक है, क्योंकि V बदलेंगे हम, इसीलिए क्या कर रहे हैं भाई, पहले स्मॉल वर्क डन निकाल। ठीक है, पढ़ लो कायदे से। तो बताओ करस्पॉन्डिंग क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन कैपेसिटर, ठीक है, इज गिवन बाय। तो किससे दोगे भाई? कैसे निकलेगा भाई बताओ? V क्या होता है? देखो स्टडी करो ताकि समझ आए चीज। मैं बड़ा सिंपल वे में तुम्हें डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता यार। पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने तो लगाया, और वो क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से है क्या? वर्क डन है बेटा, पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन तो करना पड़ रहा है ना, वर्क डन निकाल सकते हो। क्या आ गया? V Q। अब मैं Q चार्ज स्टोर कराऊंगा तो वर्क डन W, लेकिन मैं क्या करा रहा हूँ? DQ। मैं क्या करा रहा हूँ? तो भाई DW लिख दूंगा। ठीक है, DW लिखा, V क्या हो गया? अब V बताओ कितना हो? वहां से निकालो ना, अभी जो Q इक्वल टू CV से, Q इक्वल टू CV से यार, Q इक्वल टू CV से, तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV से बोलो, Q अपॉन C, और क्या हो गया? तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन तुम्हें तो क्या चाहिए? टोटल। तो मैं क्या करूंगा? वर्क डन इंटीग्रेट कर दूंगा, वर्क डन। यहां क्या लिखा था बेटा देखो, सप्लाई है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वर्क डन क्या करने में? क्या करने में? सप्लाई कितना? चार्ज Q में कितना होगा बेटा बताओ? यार इंटीग्रेट कर दो ना इसे। तो किसको? DW को। DW की जगह क्या लिख दोगे? 1/C को कॉमन ले लूं, C कैपेसिटी है, एबिलिटी कांस्टेंट है, तो 1 क्या ले लूंगा? कॉमन। यहाँ क्या आएगा बच्चों? किसका फॉर्मूला लगेगा? x⁴n वाला। क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? Q² अपॉन कितना? 2। चार्ज कहाँ से कहाँ तक स्टोर कराऊंगा? 0 से लेकर, ये लिमिट लगा दूं। लिमिट हमेशा इसके टर्म्स में लगती है, अपर लिमिट माइनस क्या होगा? तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? Q² अपॉन कितना? क्योंकि लोअर लिमिट से तो 0 आ जाएगा। ये वर्क डन कहाँ गया? ये वर्क डन कहाँ गया भाई? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर गया। तो 1/2 Q² अपॉन क्या आया निकल कर? C। और बताओ, ठीक है, Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? रखो यहाँ पर CV, C² V², क्या? 1/2, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है, CV²। तुमने Q इक्वल टू क्या लिखा? एक बार कितना बच्चों? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Q इक्वल टू कितना लिखा? CV। तो क्या कैंसिल हो गया? दूसरी फॉर्म आ गई फॉर्मूले की, आ गई दूसरी फॉर्म आ गई फॉर्मूले की। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? बोलो, C की वैल्यू रखो। C कितना? बोलो, ये Q² है, C जो है Q अपॉन V। Q से Q क्या हो जाएगा? तीसरी फॉर्म क्या आएगी? 1/2 Q अप QV। ये तीनों फॉर्मूले क्या होंगे बच्चों? यूज होंगे। क्या होंगे भाई? ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो हुई है। लिख लो चलो फटाफट, कोई बात नहीं, चलो अच्छा घर जाके लिख लेना, फोटो ले लो। और प्लीज रटने की कोशिश मत करना, लॉजिकली समझना। कहाँ से समझना?